तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर का डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 मार्क्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। सभी का आंसर भी जानेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी जान लीजिएगा। आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सब में काम देगा, ठीक है। और स्पेशली आपको मैं बता दूं कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और BBMKU में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और BBMKU में ऑब्जेक्टिव आता है, तो दोनों का सिलेबस सेम है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी हो गया, विनोबा भावे हो गया, SKMU हो गया, इन सब का अलग है, उनमें सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, 100 मार्क्स का है। समय 3 घंटा दिया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको एक OMR पेपर दे दिया जाएगा। कि कैसा पेपर दिया जाएगा? OMR पेपर, ठीक है। OMR का फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और इस पेपर में आपके टोटल 100 मार्क्स के आंसर करने होंगे ब्लैक पेन से। इसमें पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि अगर आप गलत मार्क दे रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी रहता है और सरकारी सेक्टर भी रहता है। जैसे कि हमारे भारत में प्राइवेट चीज़ें भी उपलब्ध हैं, सरकारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं, दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं, तो मिक्स हो गया है दोनों, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में दोनों, ठीक है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों। इंग्लिश में जो लोग हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। तो ये हो गया। अगर पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? 1 मिनट ध्यान रखिएगा। अभी जो है सबसे ज़्यादा आपके 20 क्वेश्चन लगभग लगातार इकोनॉमिक्स से हैं, उसके बाद झारखंड जीके है, फिर आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके फिलॉसफी के हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? तो दोस्तों, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट मोबाइल, ठीक है। तो उत्पादन का सबसे गतिशील कारक है पूंजी। वैसे तो पूंजी और श्रम दोनों को माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा माना जाता है कैपिटल को, पूंजी को, ठीक है। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के GDP में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको पूछ ले कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। और सबसे ज़्यादा GDP मतलब एक तरह समझ लीजिए कि अमीर, ठीक है। सबसे ज़्यादा धन किससे प्राप्त होता है? तो भारत को सबसे ज़्यादा GDP यानी कि धन हमें प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से। अगर आपने पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, तो तृतीयक क्षेत्रक जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, उसी से हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कही जाती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में मेक इन इंडिया में योगदान है, ठीक है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू मेक इन इंडिया? तो मेक इन इंडिया में किस सेक्टर का योगदान है? निर्माण सेक्टर का, ठीक है। इंग्लिश में है कंस्ट्रक्शन। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में कौन सा उद्योग अग्रणी है? विच इज नंबर 1 इंडस्ट्री इन इंडिया? तो दोस्तों, भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग, जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, टेक्सटाइल मतलब होता है वस्त्र उद्योग, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे अग्रणी है, टॉप लेवल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब लागू किया गया, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, KCC कार्ड बना हो, ठीक है, अभी भी बनता है, और यह अगस्त 1998 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, ठीक है, लागू हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत से लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया होगा और KCC कार्ड बनाए हैं, तो पैसा भी घुसता होगा महीना में 4,000 या 5,000, साल में 4,000 या 5,000 घुसता है। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है? नेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छा से एक बार, ठीक है। मेरा थोड़ा लग रहा है कि भूल गया हूँ। नाबार्ड एक बैंक है जो कि कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। और यह मुख्यालय कहाँ है इसका? तो दोस्तों, इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, ठीक है।
नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक है? तो दोस्तों वर्ष 2022 में हो या फिर अभी तक, मतलब टॉप लेवल पे हमेशा दूध उत्पादन, ठीक है, कौन रहता है? उत्तर प्रदेश। यार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदमी रहता है, सबसे ज़्यादा गाय रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जितना पाकिस्तान की जनसंख्या है ना, उतना हमारी यूपी की जनसंख्या है, ठीक है। आप लोग नेट में सर्च करके देख सकते हैं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। वैसे विश्वास होगा मुझ पर ना। 9 नंबर है, भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। फिर केरल, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फसल जायद के मौसम में नहीं उपजाया जाता है? तो दोस्तों जायद मतलब होता है गर्मी के मौसम में, ठीक है। गर्मी, जिस समय हम लोग ठंडा ठंडा खाने को खोजते हैं और उसमें जो चीज़ उपजता है वो आपका जायद फसल हो जाएगा, जिसमें खीरा, तरबूज, ककड़ी होता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो कि गर्मी के दिन में नहीं उगता है, ठीक है। तो सरसों हो जाएगा, क्योंकि सरसों जो है रबी फसल है, ठंडे के दिन में उगने वाला फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई। तो यहाँ पे 2000 हम लोग टिक लगा देंगे। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे ना मेरे भाई बहन और दोस्त, तो प्लीज़ यार कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, थोड़ा सा क्या बोल देते हैं, मेहनत कीजिए यार, बैल जैसा मट बैठ जाइए एकदम। 12 नंबर है कि कौन सा वृक्ष झारखंड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो झारखंड में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? पलाश पाया जाता है, ये हम लोग का राजकीय पुष्प है। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, ठीक है। झारखंड के राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। कुसुम भी पाया जाता है, हमारे यहाँ पे कुसुम खाए हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अभी तो कुसुम का दिन आएगा, बरसात के दिन में कुसुम आता है। महुआ ये भी पाया जाता है। चंदन नहीं पाया जाता है हमारे झारखंड में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पिता कौन कहे जाते हैं? यानी कि झारखंड आबा, ठीक है। आबा मतलब होता है पिता। झारखंड आबा भी पूछ दे या झारखंड का पिता पूछे, आपको बिरसा मुंडा को टिक लगाना है, ठीक। बिरसा मुंडा झारखंड आबा के नाम से जाने जाते हैं, झारखंड के पिता के नाम से, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं। और बिरसा को डेविड के नाम से जाना जाता था। जब बिरसा पढ़ाई कर रहे थे बचपन में, उनको डेविड के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और वे उस टाइम पे ईसाई स्कूल में पढ़ते थे, तो ईसाई धर्म से रिलेटेड थे, ईसाई धर्म को अपनाया था बिरसा ने। अगला है झारखंड की कृषि की विशेषता क्या है, ठीक है। तो झारखंड की कृषि की विशेषता है प्रकृति पर निर्भर है, डिपेंड इन नेचर। अगला है निम्न विनिमय होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है, यार ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते झारखंड के लोग, अपने खाने के लिए नहीं जुटता है झारखंड में, तो यार कृषि में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, सिंचाई की भी सुविधा नहीं है हमारे राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि झारखंड की राज्य के पक्षी कौन सी है, ठीक है। झारखंड की राज्य के पक्षी कौन सी है? तो झारखंड की राज्य के पक्षी अभी मैंने बताया कोयल है, ठीक है। कोयलिया गाती है, गाना याद है ना, बस गाना लगा लीजिए और पढ़ते रहिए। सही हवा जो आती है, अंडरस्टैंड या क्या बोलते हैं यार, चलिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो देखिए भारत में बेरोजगारी का कारण कौन सा नहीं है? बढ़ती जनसंख्या, ये तो बिल्कुल है यार, इतना जनसंख्या बढ़ेगा तो आदमी बेरोजगार होगा ही होगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये भी है कि हम इतना पढ़ लिए हैं और इतना छोटा काम करेंगे, ये आदमी की बहुत बड़ी ख़राब सोच है, ठीक है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, पर फिर भी यार एमएड हूँ, फिर भी मैं कभी कभी ना लेबर कुली का भी काम किया हूँ, ऐसा दिन भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, नहीं यार, जो मिले काम, बस गलत काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण नियोजन भी होता है कि अच्छे से हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम हो और अगर वहाँ पे इनमें से सभी का ऑप्शन हो, तो 90% चांस है कि वह क्वेश्चन सही होता है। ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी का जो ऑप्शन होता है वो 90% देखा गया है कि 90% चांस में वह ऑप्शन सही होता है, 10% ही होता है कि गलत होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? भारत में दोस्तों आर्थिक सुधार इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी में शुरू हुआ। कब? 1991 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में किस देश का भारत के FDI में हिस्सेदारी सर्वाधिक है, ठीक है। तो FDI में सर्वाधिक हिस्सेदारी भारत में किस देश का है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर।
सिंगापुर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर आदमी रहते हैं हमारे देश में। दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है यार, अब तो चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल रही है। गरीबी तो है, इंग्लिश में पॉवर्टी बोलते हैं। तो इनमें से सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि इनमें से सभी का ऑप्शन जो है 90% चांस होता है सही होने का। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला है मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, यहाँ पे बरसात के मौसम में काम करते हैं, बाकी दिन ये मतलब काम ही नहीं होता है। ठीक है, अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इनमें से सभी का ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यार इनमें से सभी 90% चांस होता है, इसलिए नहीं, बाकी यहाँ पे रीजन है। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां नंबर, 7वां। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर को हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं। ठीक है, नहीं यार, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, सॉरी, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन ए सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि पाक जलडमरू किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू। ठीक है, पाक जल संधि, पाक मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान। रेड क्लिप रेखा भारत और किसको अलग करती है? पाकिस्तान को। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है, ये सभी नोट कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाता है। तो दोस्तों हिमालय की सबसे जो उत्तरी श्रेणी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा विश्व में सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा, नाम तो सुना ही होंगे, सुंदरवन एकदम सुंदर है यार, ब्यूटीफुल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के 2 नदियों के संगम से यह डेल्टा बनती है। ठीक है, मतलब कि ये नदी दोनों आती है इस तरह से, और ये बीच बीच का जो एरिया है यहाँ पे टापू जैसा बन जाता है, तो इसी को डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है गंगा नदी डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, 2 नदी से मिलकर बनी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी बोला गया है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी नदी भी गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो दोस्तों भूटान, ठीक है, भूटान जो है सीमा कौन नहीं बांटता है, तो बिहार जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश ये तीनों सीमा साझा करते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है एक नदी, काली नदी। कौन नदी? काली नदी। ठीक है, काली, कालिया, याद है ना कितने आदमी थे? अरे कालिया, कितने सरदार, कितने बताइए, कितने आदमी थे जी? 3 सरदार ना 4, कितना बोलता है वो मूवी? क्या नाम था? बसंती और क्या क्या नाम था यार, बोल रहा हूँ मैं, शोले मूवी का था ना। हाँ, 28 नंबर है, निम्न में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका महेंद्रगिरी पर्वत। नाम सुने? महेंद्रगिरी पर्वत, अगर आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो सीरियल वगैरह यार। तो महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो सबसे अधिक तो जानते ही हैं, अगर सबसे अधिक पूछ ले तो मासिन राम जो कि मेघालय में है। ठीक है, और अगर मासिन राम ऑप्शन में नहीं दे तो चेरापूंजी, लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा लेह। ठीक है, लेह राइट आंसर हो जाएगा, लेह। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, इसका हिंदी नहीं दिया है यार, इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर्ड। ठीक है, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र से, मतलब सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है।
तो दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पे है कि सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश मार देंगे। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में दे तो मध्य प्रदेश टिक लगाइएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जितना क्वेश्चन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं और जो बता रहा हूँ उसको भी नोट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में झारखंड का गठन एक अलग राज्य के रूप में हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 के रूप में 2000 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्यों की सीमा झारखंड की सीमा से मिलती है? तो दोस्तों 5 राज्यों की सीमा झारखंड की सीमा से मिलती है। कौन कौन? एक बार डाउन कीजिएगा, नोट डाउन। पहला है यूपी, ठीक है, दूसरा है बिहार, तीसरा है वेस्ट बंगाल, चौथा है छत्तीसगढ़, सीजी बोलते हैं ना, सीजी, ये सब गाड़ी का कोड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन है जी, और एगो बिहार, छत्तीसगढ़, हाँ ओडिशा, ओडी, ठीक है। तो ये हो गया 5 गो राज्य जो कि झारखंड की सीमा से टच करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है? तो दोस्तों लाल मिट्टी, रेड सॉइल जो है झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और क्या बताएंगे, भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक पाया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। काली मृदा गुजरात में पाई जाती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। लेटराइट मृदा में इसकी क्या बोलते हैं, चाय की खेती होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और बताएंगे, बादाम की खेती होती है काली मृदा में, ठीक है, कपास की खेती होती है काली मृदा में। चलिए काफ़ी ज़्यादा हो गया। झारखंड की सबसे ऊंची, और हाँ धान की खेती होती है जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा में धान की खेती होती है। झारखंड की सबसे ऊंची पठारी कौन सी है? तो दोस्तों रांची का पठार, जिसको छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मतलब छोटा नागपुर के पठार में बहुत ज़्यादा एरिया कवर है, पूरा का पूरा लगभग झारखंड आ जाता है। इसमें जो है रांची का पठार सबसे हाईएस्ट पे है, ठीक है। इसलिए अगर आप कभी रांची गए होंगे तो देखिएगा पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ये घाटी चढ़ो तो वो घाटी चढ़ो, अंधा मोड़ है तो वो मोड़ है, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन विस्तार है? तो दोस्तों झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? चतरा में। यहाँ पे ऑप्शन जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चतरा होगा राइट आंसर। अगला है मैथन डैम, जो कि धनबाद में है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैथन डैम झारखंड के किस जिले में है? धनबाद में। किस नदी पर बना है? तो मैथन डैम जो है बराकर नदी पर बना है। किस नदी पर? बराकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। इसमें पूछा गया है कि झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजाति कितने हैं? 32 गो है, 32 गो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में दिया है, इसका हिंदी नहीं दिया है, हिंदी में नोट कर लीजिएगा। विच प्लेस ऑफ झारखंड इज नो एज रूफ ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का छत, ठीक है। झारखंड का छत किसको बोलते हैं? रांची को, ठीक है। ऑप्शन सी रांची का पठार। छोटा नागपुर का पठार होगा, लेकिन यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार नहीं दिया है, तो रांची को हम लोग टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनजाति जनसंख्या के आधार पर झारखंड की तृतीय सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है झारखंड की? तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति। सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो संथाल जनजाति दीजिएगा, संथाल जनजाति, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से छोटा नागपुर का कौन सा आंदोलन जतरा भगत से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जतरा भगत से छोटा नागपुर कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन, इसमें बोला गया था कि हम लोग मीट मांस नहीं खाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं यार, मतलब जितना भी है ना पूरी तरह से सादा जीवन बिताना है, सादा जीवन उच्च विचार, यही है मानव जीवन का आधार, यही मतलब इसका मकसद था। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो टाना भगत जो आंदोलन था यह कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था आपका 1914 ईस्वी में, जतरा के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, जतरा भगत के द्वारा। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इंटरवल आएगा, ठीक है। इंटरवल में पियेंगे कोको कोला, कैसा गाना है। 42 नंबर है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? ठीक है, तो सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संथाल जनजाति का सोहराय सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों संथाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 2 भाई प्रमुख थे। अगर पूछ ले कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू मुर्मू, नाम सुने होंगे, नाम है सिद्धू, अक्षय कुमार का नाम सुने हैं, बस वो नहीं है, बट उसी तरह से बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू मुर्मू, ठीक है। चांद भैरव भी उनके साथ में थे। अगला है
असुर जनजाति झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति है असुर। ठीक है, यह जो है आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? पलामू में पाए जाते हैं। आपका जहाँ पे एग्जाम होने वाला है ना, मेदिनीनगर पलामू, आप लोग तो जानते होंगे असुर जनजाति। और इनका मुख्य पेशा क्या होता है कि ये जो है वस्तुओं को, धातुओं को गला करके ये औजार बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में बुद्ध काल का भद्रकाली मंदिर स्थित है? तो दोस्तों इटखोरी गए हैं? नहीं गए हैं तो कभी घूमने जाइएगा, और मैं जाऊंगा तो वीडियो जरूर दूंगा। इटखोरी जो कि चतरा जिला में है। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म भी मंदिर है, उसके बाद आपका जैन धर्म का भी मंदिर है, और आपका हिंदू धर्म का भी मंदिर है। तीनों का संगम पाया जाता है। ठीक है, बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही बेटा है दोनों। ठीक है, बबुआ लोग हैं। हालांकि हिंदू धर्म से ही दोनों, महात्मा बुद्ध हो या आपके क्या बोलते हैं महावीर स्वामी हैं, दोनों पहले हिंदू धर्म के ही थे, और उन्हीं लोगों ने धर्म बनाया, तो मतलब हिंदू धर्म का ही बबुआ लोग है उन लोग। आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो छऊ नृत्य जो है झारखंड का सरायकेला खरसावां, नाम सुने हैं? एकदम वही है, चाईबासा तरफ। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, और एक चीज़ यहाँ पे डाउन कर लीजिएगा कि छवा नृत्य जो है, छऊ नृत्य, छवा नाच हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में। छऊ नृत्य दोस्तों इसको जो है विश्व लेवल पे प्रख्याति प्राप्त हुई है, पूरा का पूरा फेमस है। 2010 में यूनेस्को का नाम सुने होंगे तो सुने हैं, और नहीं सुने तो सुन लीजिए। यूनेस्को जो है एक विश्व स्तरीय संस्था है, वहाँ पे इसको जो है विश्व धरोहर दिया गया है 2010 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड किस जिले में स्थित है? तो सूरजकुंड किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। हजारीबाग में सूरजकुंड स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है झारखंड में किस वर्ष पहली रेल लाइन बिछी? तो झारखंड में सबसे पहली बार रेल लाइन कब बिछी थी? 1845 ईस्वी में, 1845। उसके बाद पता चला रही बेटा झारखंड में तो बहुत ज़्यादा कोयला है। ठीक है, धनबाद में ही बिछा था, फिर जाके अंग्रेज लोग इधर मुँह कर लिया अपना। नहीं तो अंग्रेज को मालूम ही नहीं था कि झारखंड क्या चीज़ है। ठीक है, झारखंड को पहले कुकरा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुकरा। कुकुर मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, और जब रेल लाइन बिछा तब कोयला निकलने लगा, तब अंग्रेजों ने लगा रही बेटा यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज़ मिल गई है, तब जा कर के अंग्रेज लोग आने लगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर जा कर के आंदोलन वगैरह होने लगा। 49 नंबर है, झारखंड के किस जिले में कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों कनिष्क, सम्राट कनिष्क का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये जो है रांची में यहाँ पे इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। कोई लाया होगा या फिर कनिष्क कभी आए होंगे, इसी तरह से मिल गया होगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि झूमर, पैका, अग्नि, ठीक है, ये जो है किस प्रकार के क्या हैं? तो ये दोस्तों झारखंड के नृत्य हैं जो कि लोकल एरिया पे किया जाता है। ठीक है, नृत्य हैं, लोक नृत्य, झारखंड के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इंटरवल में पहुंच गए हम लोग, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लोग में से जितने भी लोग मुझे नहीं देखें देख लीजिए यार। ठीक है, नहीं कोई एलियन नहीं हूँ, आप ही लोग की तरह इंसान हूँ। तो देखिए ये हो गया पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन। अब आप में से किसी को ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं 5 मिनट का। मैंने ब्रेक ले लिया है और वीडियो को चालू किया हूँ। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं, हम आगे की ओर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन प्लीज़, मेरे भाई बंधु दोस्त जो भी हैं यार, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? शॉर्ट में इसको बोलते हैं CNT एक्ट। क्या बोलते हैं? CNT एक्ट। ठीक है, CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो CNT एक्ट कब लागू हुआ था? 1908 ईस्वी में, 1908 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखी मिली है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन अभिलेख जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखी मिली है। किस भाषा में? संस्कृत। यार सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, तो इसमें भी आप लोग कॉमन सेंस लगा के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, उसका नाम था मेघस्थनीज। क्या नाम था? मेघस्थनीज। ठीक है, और यह कहाँ का था? तो यह था यूनान का। अब देखिए भाई यूनान कहाँ पे है? इटली है, ग्रीस है, पुर्तगाल है, चीन है, तो यूनान कहाँ गया? खोजो यूनान को यार। दोस्तों ग्रीस जो है इसी का नाम है यूनान। क्या नाम है? यूनान। ग्रीस को यूनान बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? एथेंस। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में इलाहाबाद अभिलेख पर किसने लिखा है? तो हरि सेन। ठीक है,
हरि सेन जो है उसी ने लिखा है, इनके दरबारी कवि थे हरि सेन। प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, किताब का नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किनके द्वारा रचित है? हरिसेन के द्वारा। किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त कौन थे? तो समुद्रगुप्त जो है भारत का क्या बोला जाता है इसको? नेपोलियन बोला जाता है। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के जो है क्या बोलते हैं, गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इतने सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ, नोट करते जाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का, अरे भाई रुको मेरे भाई, हाँ, बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, यानी कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 गो है ग्रंथ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का यह तीनों पिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और पाली जो है महात्मा बुद्ध की भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी प्रवचन पाली भाषा में दिए हैं, ठीक है। और अगर महावीर स्वामी की बात किया जाए तो महावीर स्वामी ने अपने सभी प्रवचन जो है उपदेश, जिसको मोटिवेशन बोलेंगे आज के ज़माने में, वह प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ठीक है, प्राकृत भाषा में। ये सभी नोट कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कन्फ्यूजन होता है बड़ी ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और जैन धर्म के महावीर स्वामी। जैन धर्म के टोटल 24 गो तीर्थंकर हुआ, ठीक। 56 नंबर है कि कौन सा चीनी यात्री भारत यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था? तो दोस्तों वेन सांग यांग च्वांग, यार वेन सांग कहाँ पे ऑप्शन में है? सुंग यांग, वेन सांग। दोस्तों वेन सांग कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है यार। वेन सांग आया था 7वीं शताब्दी में। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, किसको टिक लगाएंगे आप लोग? अब लगा लीजिए भाई, 1-2 क्वेश्चन तो दिक्कत होगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। 15 नवंबर को हम लोग क्यों मनाते हैं? तो 15 नवंबर को जो है झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी, JBM के उस समय थे, ठीक है, बाबूलाल मरांडी। और ये पूर्ण बहुमत नहीं लाए थे, ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं लाए थे। इसको राज्यपाल द्वारा मनोनीत बोलते हैं यार, सॉरी, इसको राज्यपाल द्वारा चुना गया था। जब कोई आदमी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लाता है तब वो राज्यपाल अपने मत से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस स्थान को झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। रांची मेरी जान। रेडियो धूम सुनते होंगे तो बोलता है रेडियो धूम, और क्या क्या बोलता है, मतलब बचपन में सुनता था, बोलता था रांची मेरी जान। अगला है 60 नंबर, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आदिवासी महासभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, ठीक है, 1938 ईस्वी में। और आदिवासी महासभा में जो है प्रमुख रोल निभाए थे जयपाल सिंह मुंडा ने। किसने? जयपाल सिंह मुंडा, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, JP शॉर्ट में बोला जाता है, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आदिवासी झारखंड आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे थेवेल उरांव। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है एक ब्रिटिश IAS ऑफिसर थे जो कि IAS रिटायर्ड थे। उस समय IAS को ICS बोला जाता था, ठीक है। A.O. ह्यूम, क्या नाम था? A.O. ह्यूम। ये ICS उस समय नाम सुने होंगे कि प्रथम IAS अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS, इसी को IAS बोला जाता है अभी भी, ठीक है। ये एक रिटायर्ड थे, ICS रिटायर्ड थे और वे इसकी स्थापना की, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट का संबंध किस अधिकार, एनी बेसेंट का संबंध अधिकतर किससे है? तो दोस्तों एनी बेसेंट का जो संबंध है वह किससे है? एनी बेसेंट का संबंध है आपका होम रूल मूवमेंट से, ठीक है, होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर आता है 63। इसमें पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। एग्ज़ाम पास करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नहीं, नौकरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नहीं रो भाई, नौकरी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बाकी सब कुछ अधिकार है।
तो यह किसने कहा था कि स्वराज मेरा मतलब स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इतना बड़ा नाम, ठीक है, राजा राम मोहन राय। यार कई गो नाम मिक्स करके बुलाया है, तो इतना बड़ा नाम है। अगर पूछ ले कि क्या बोलते हैं यार, ये तो हो गया ब्रह्म समाज, और एक क्या समाज था? ब्रह्म समाज, और क्या है जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था। ठीक है, तो एक स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नोट कर लीजिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगर पूछ ले कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरा, क्या बोल सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरा जो भी है, माई एक्सपेरिमेंट मेरा अनुभव, सच के साथ मेरा अनुभव। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को किसने लिखा है? उसको लिखा है महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में। ठीक है, इस तरह से पूछ ले। अगर पूछ ले कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, और इसे बंद करना पड़ा था कब? जब चोरा चोरी कांड पड़े हैं, चोरी चोरा कांड, उत्तर प्रदेश में एक पुलिस थाने में जला दिया गया था 22 पुलिसकर्मियों को, तब 1922 ईस्वी में इसे बंद कर देना पड़ा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। अगर पूछ ले कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 याद कर लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जिले हैं? ठीक है, तो झारखंड में हम सभी जानते हैं कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 24 जिले हैं। अगर पूछ ले कि जब झारखंड आज़ाद हुआ था, आज़ाद बोलता हूँ, जब अलग हुआ था बिहार से, तब कितने जिले थे? 18। ठीक है, आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 14। ठीक है, अगर पूछ ले झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 गो है। अगर पूछ ले झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 82 गो है। इसमें से एक आदमी को जो है मनमर्जी चुनता है राज्यपाल, बाकी 81 गो का चुनाव होता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि झारखंड में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 81। एक को तो मनोनीत होता है, राज्यपाल अपने मन से चुनता है किसी फेमस व्यक्ति को, जो एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन मतलब होता है कि जो विदेशी अंग्रेज है और यहाँ पे बस गया है और काफ़ी फेमस हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस दल से संबंधित हैं? तो दोस्तों झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है? हेमंत सोरेन ना, हेमंत सोरेन यह आदमी बहुत फेमस है। किस लिए? अपने मतलब क्या बताऊं यार, फेमस नहीं, इसको गलत कामों के लिए फेमस है। अभी तक कुछ कर नहीं पाया झारखंड में, इसीलिए फेमस है। फेमस आदमी 2 ही चीज़ करता है, एक अच्छा काम करने से, एक बुरा काम करने से। तो जहाँ तक मैं अपने दोस्तों की कटु वचन सुनता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उनसे पता चलता है कि इनका जो है प्रसिद्धि मिली है दूसरे कामों की ओर से, मतलब अच्छा काम नहीं किए हैं। चलिए, ये जो है जेएमएम के नेता हैं, लेकिन यहाँ पे जेएमएम का ऑप्शन नहीं दिया है, और जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी होती है। गठबंधन का जो सरकार होता है, जैसे कि झारखंड में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन सरकार चल रहा है। ठीक है, तो ये सरकार क्या है, इसको मतलब बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा। गठबंधन सरकार कैसे होती है? 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा, बाय 2 और मोर पॉलिटिक्स पार्टीज। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए मोर देन 2 यार, इंग्लिश अच्छा से नहीं है। बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए बन गया, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
और अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो अस्थाई यानी कि परमानेंट, अगर पूछ ले परमानेंट कौन था? परमानेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ ले कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, सॉरी प्रारूप समिति हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर दीजिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे जी? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? सबको जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान से निकाल दिया गया है? तो कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान से निकाल दिया गया है? दोस्तों पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7, वर्तमान में कितने हैं? 6। एक मौलिक अधिकार कहाँ गया? बाबा नाम के वलम में गया है, मतलब कि एक को निकाल दिया गया है, मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अगर पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो वहीं से जहाँ पे आप लोग जाने की उम्मीद रखते हैं, अमेरिका ना, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि संविधान में भारत का वर्णन किया गया है। संविधान में भारत का वर्णन कैसा किया गया है? भारत को एक देश नहीं बोला गया है कि भारत देश नहीं है, भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ठीक है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि यह एक प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। आगे देख लेते हैं, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? याद कर लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता और क्या बोलते हैं यार, सॉरी, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हैं आपके। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार। अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। कितने? 11 को। किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो रसिया नाम सुने हैं? सुने ही होंगे यार, विशेष रूप से वॉइस लोग। रसिया का नाम सुने हैं ना, बस वही रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है मौलिक अधिकार। कितने हैं? 11 को है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं, किसकी स्थापना करना चाहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान है। भारत संविधान है यार, भारत का संविधान है, ऐसा क्वेश्चन होगा तब ना। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना चाहिए कि भारत का संविधान है, कैसा है? लिखित है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? शुरुआत में 395 थी। ठीक है, 395। और क्या बताएंगे, इतना काफ़ी है यार। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी को हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसीलिए मनाते हैं। और कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलो यार, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, किसने कहा? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कौन सा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, ये जो बोलते हैं ना पूरा लंबा चौड़ा, बस इसी को प्रस्तावना बोलते हैं। इसको बोला कि प्रस्तावना जो है ना संविधान की जन्म कुंडली है। किसने बोला ऐसा? ऐसा बोला था के.एम. मुंशी ने। ठीक है, के.एम. मुंशी ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो देखिए अल्पसंख्यक, यहाँ पे तो इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए यार, हिंदी में ये गलत दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का जांच पड़ताल कर लिया है, उसके बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि मैं उठा लिया और दे रहा हूँ यार, नहीं, पहले मैं रिसर्च करता हूँ उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, और इसका हिंदी होता है छुआछूत। ठीक है,
छुआछूत। और यहाँ पे क्या बोला है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटी, यानी कि ये हिंदी जो है गलत दिया है। इसका आंसर अगर आप खोजिएगा ना हिंदी के अकॉर्डिंग, तो अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार होता है अनुच्छेद 29, जो कि यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, तो छुआछूत का अधिकार जो है दिया गया है किसके तहत, ठीक है। तो यह दिया गया है आपका अनुच्छेद किसके तहत यार, 79 का अनुच्छेद आपका 17, ठीक है, यहाँ पे है, हाँ डी नंबर में है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत से आपको मुक्ति दिलाता है कि ये नहीं कि आप छोटी जात के हैं यार, आपको नहीं घुसने देंगे मंदिर, आपको स्कूल नहीं घुसने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। भारतीय संविधान लागू हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के बिना प्रावधानों का न्याय मान्य ठहराया गया। संविधान के बिना प्रावधानों का न्याय मान्य ठहराया गया, ठीक है। तो मान्य क्या ठहराया गया, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार तो है लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों, ठीक है, बोथ, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यार गजब इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वाह रे वाह, इंग्लिश ट्रांसलेट कौन किया है। यहाँ पे होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसका इंग्लिश होगा मुझे हंसी आता है, नाना पाटेकर का देखे ना कैसा हंसता है उसी तरह मतलब यार गजब, यूनिवर्सिटी वाले लगता है दारू वारू पी के बनाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे, कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। आप लोग इनको देखे होंगे कि काली माता का एक फोटो होता है और उसमें एगो अंधा और एगो अंधी तरफ बैठा हुआ होता है आंख बंद करके, बस वही है काली माता का पुजारी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। कलकत्ता की काली माता के पुजारी थे, इसलिए बोलते हैं कि जय माँ काली कलकत्ते वाली। आप लोग इसी मंत्र को उच्चारण करके एग्जाम में बैठिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन पढ़िएगा तभी अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि उठो जागो एवं लक्ष्य से पहले न रुको, ठीक है, उठो जागो और जब तक ये सेट कंप्लीट ना कर लो दोस्तों तब तक रुकना नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। ऐसा किसने कहा था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मत रुको, ऐसा कहा था हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन प्रभावित था। स्वामी विवेकानंद का दर्शन किससे प्रभावित था, तो वेदांत से प्रभावित था। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में है बौद्धवाद, हिंदू धर्म, अरे यार ये वेदांत वाला नहीं है, हिंदू धर्म से प्रभावित था, वेदांत दर्शन था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर, इसमें पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के विचार को जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद के विचार को वेदांत, अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पे वेदांत कहीं पे है, ऑप्शन 3 में है व्यवहारिक वेदांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, इसमें पूछा गया है कि विवेकानंद के अद्वैतवाद के अनुसार सर्वो, यार गाना बजा रहा है दोस्तों, साउंड तो आ रहा होगा बट थोड़ा कम हो गया होगा, ठीक है, क्या बताएं, हम लोग का देश जो है ना, आदमी लोग दारू वारू पी के, आप लोग में से भी कोई पीते होंगे तो छोड़ दीजिएगा यार प्लीज़, ठीक है, क्योंकि अंततः इसकी हानि जो है देश को ही क्षति पहुंचाती है, ठीक है। अब 85 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अद्वैतवाद के अनुसार सर्वोच्च यथार्थ क्या है। तो सबसे बड़ा सच है ब्रह्म, क्या है, ब्रह्म, स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था कब, 15 नवंबर 1875 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर 87 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है खूंटी जिला का ओलीहातू, खूंटी जिला का ओलीहातू, ठीक है, ऑप्शन ए। खूंटी जिला पहले रांची से मिक्स था, बाद में खूंटी जिला अलग हो गया रांची से, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ए। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच रिलीजन डिड बिरसा एक्सेप्टेड।
कौन सा धर्म, इसका हिंदी नहीं दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने। सच में जिस दिन मैं इसको मतलब क्या बोलता हूँ यार, चलिए बाद में बताऊँगा। इतना गलती करते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि एक्शन लेने वाला कोई आदमी नहीं है, सही बता रहे हैं। झारखंड में हम लोग को ही लेना पड़ेगा, बस कुछ समय करना है वेट। विच रिलीजन डिड बिरसा एक्सेप्टेड, तो बिरसा मुंडा ने कौन सा धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को अपनाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जो है मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किए थे। किस स्कूल में? मिशनरी। और मिशनरी स्कूल जो है ईसाई लोग चलाते थे, क्रिश्चियन लोग, ठीक है। और वे जब आदमी जिस माहौल में रहता है, सिंपल सी बात है, कोई आदमी जो अमेरिका में रह के पढ़ाई करेगा ना तो अमेरिका की तरह रह जाएगा। कोई अगर भारत में आकर के अमेरिका का भी आदमी भारत में रहेगा, पढ़ाई करेगा, पूरा पढ़ाई लिखाई करेगा, तो यहाँ का बन जाएगा, हिंदू बन जाएगा। तो कहते हैं ना कि आदमी जैसा रहता है वैसा ही माहौल डल जाता है। तो बिरसा मुंडा जो है क्या बोलते हैं यार, उसके सभी दोस्त जो है मिशनरी थे, क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, तो वे ईसाई धर्म से रिलेटेड हो चुके थे। लेकिन उनकी आत्मा जो है भारत पे थी और वे अंग्रेजों के साथ लड़े भी थे। बिरसा उलगुलान, उलगुलान मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किया था, किसने किया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह किया था, ठीक है। क्वेश्चन है और क्या है बिरसा मुंडा के पिता का नाम? क्या मुंडा है? घानी मुंडा। घानी मुंडा बिरसा मुंडा के पिता का नाम है, ठीक है। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हो गई थी मृत्यु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जेल में हो गई थी इनकी मृत्यु। क्वेश्चन है कि दर्शन शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या है? तो दर्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। यहाँ पे फिलॉसफी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दर्शन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं। अरे यार ऑप्शन में है यार, सी नंबर, ठीक है, फिलॉसफी ऑप्शन सी। अगर नहीं देखता ना मैं तो एथिक्स मारता, बट यहाँ पे फिलॉसफी ऑप्शन में है। और दर्शन शास्त्र के कितने भागों में बांटा गया है? मेटाफिजिक्स, क्या क्या फिजिक्स है यार, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा और तथ्य मीमांसा, तीन भाग में बांटा गया है फिलॉसफी को, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है भारतीय दर्शन नहीं है, इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन नहीं है? तो प्रकृतिवादी भी है, आध्यात्मिक भी है। निराशावादी भारतीय दर्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निराशावादी, पेसिमिटिक, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है प्रथम आर्य सत्य क्या है? द फर्स्ट नोबेल ट्रूथ इज, तो प्रथम आर्य सत्य, ठीक है। प्रथम आर्य सत्य है कि दुनिया दुखमय है दोस्त, चाहे आप कितना भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करें, दुनिया दुखमय है। मतलब ऐसा नहीं यार, ऐसा आदमी सोचेगा तो आत्महत्या कर लेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा माना है, किसने माना है? गौतम बुद्ध ने माना है प्रथम आर्य सत्य। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप उसी को मानिए जिसमें आप खुश रहें, ठीक है। गौतम बुद्ध से पहले बहुत सारे धर्म के आए हैं, मैं ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध का निरादर करता हूँ, बट आप उसी को मानिए जिसमें आप खुश रहें, ठीक है, आपका लाइफ अच्छा चले। तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुनिया जो है दुखमयी है, दुख, ठीक है, सफरिंग। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि योग के मार्ग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों योग के मार्ग को कहा जाता है अष्टांग मार्ग, ठीक है, अष्टांग मार्ग, ऑप्शन है। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि सामान्य एक पदार्थ है, सामान्य एक पदार्थ क्या है? तो एक पदार्थ होता है सामान्यतः द्रव, इंग्लिश में बोलेंगे सब्सटेंस, ठीक है। बाकी भाव अभाव ये सब क्या, इसको छू भी नहीं पाएंगे। कोई भाव मन में उठा तो इसको क्या छू लीजिएगा? नहीं, द्रव्य कोई पदार्थ को हम छू लेंगे, ठीक है। तो यह एक सामान्य पदार्थ है, ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि राधा कृष्ण की भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो दोस्तों राधा कृष्ण स्वामी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत रत्न 1954 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और उनके साथ खड़े थे राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी बोलते हैं, इन दोनों को 1954 में प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती राजगोपालचारी कौन है? तो ये महात्मा गांधी की तरह बिल्कुल दिखते हैं और भारत के प्रथम भारतीय वायसराय थे, ठीक है। भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, किसके जन्म दिवस पे? राधा कृष्ण के जन्म दिवस पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पे हम लोग मनवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, इसमें पूछा गया है कि राधा कृष्ण के अनुसार धर्म है क्या है?
राधा कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है, तो उनके अनुसार जो है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव ही धर्म है, ठीक है। और ऐसा बोला भी जाता है कि अनुभव सबसे बड़ा धर्म है। जो आपको सीख अनुभव देगा ना लाइफ में, वो चीज़ आपको कोई भी किताब नहीं दे सकता है, ना कोई आदमी आपको दे सकता है। इसलिए अपने जो अनुभव प्राप्त किया है ना, वो सबसे बड़ा धर्म है, सॉरी सबसे बड़ा ज्ञान है यार। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि राधा कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है, सॉरी यार, हाँ अनुभव ही धर्म है। एक दो क्वेश्चन जो है ना फिलोसफी के क्वेश्चन दिमाग टकरा जाता है, 98 नंबर में इसी तरह से है। दर्शन शास्त्र पागल का ही एगो सब्जेक्ट है यार, मतलब दिमाग को दही बनाने के लिए काफ़ी है। मैथ और दर्शन शास्त्र, मैथ तो फिर भी घुस जाता है, पर दर्शन शास्त्र में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। राधा कृष्ण की मृत्यु कब हुई थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में, ठीक है। 17 अप्रैल 1975 था पूरा डेट, राधा कृष्ण की मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को। अगला है राधा कृष्ण के अनुसार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण के अनुसार जो है क्या क्या राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने शिक्षा किसको माना है? तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अनुभव को ही शिक्षा माना है, या फिर सीखने की प्रवृत्ति। ये दो क्वेश्चन जो है ना मुझे दिमाग खराब किया है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दिमाग ख़राब करने के लिए छोड़ रहा हूँ। ये आपका 100 नंबर और ये आपका 98 नंबर, ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा यार। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है दोनों का मैं अनुभव को ही मान लूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपने अनुसार दो क्वेश्चन को सही मार लीजिएगा। तो देखिए लाइन कट गया, लगभग 1 घंटा का वीडियो बन चुका, ठीक है यार। इसके बाद मैं अगर समय मिला तो और एक वीडियो बना दूंगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया के ऊपर, और हेल्थ वेलनेस योगा एडुकेशन का भी आपका सभी के अपलोडेड हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा हेल्थ वेलनेस योगा एडुकेशन का पेपर एक बार बना दूंगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का और एक बार बना दूंगा। हेल्थ वेलनेस आपका रिटर्न में होगा, लिखने के लिए ही आएगा, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। उसके बाद MIL हिंदी और नॉन हिंदी के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ। MIL हिंदी के ऊपर बना ही दूँगा, और आपका हेल्थ वेलनेस योगा एडुकेशन पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों मैं गाइड करता रहूँगा, आपको क्या करना है, एग्ज़ाम जैसे ही देंगे इस नंबर पे आपको, जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है इसमें, और प्लीज़ इसमें क्वेश्चन पेपर को भेज दीजिएगा। आपका जैसे ही एग्ज़ाम होता है क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि इसी तरह से अगर आप मदद कीजिएगा तो फिर मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।